नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एक जानिब डॉलर की कदर के अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब बजट भी ऐसा आया है जो पता नहीं किस हल्के के अंदर मकबूल तस्वर किया जाए। ना तो ताजिर सनतकार उसमें मुतैन है, ना अवाम उससे मुतमईन है। हर शख्स परेशान है। अब हम इस वक्त मौजूद है इस कन्फ्यूजन के अंदर। अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी महाज खोला गया है। वो तो चलो काफ़ी लोगों की देरीना ख्वाहिश थी कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए और काफ़ी अरसे से बड़ा दबाव था। लेकिन अब बात यह है कि एवरीथिंग इज़ राइट नाउ वेरी फ्लूइड। और US डॉलर अगर बढ़ जाता है, क्योंकि बात तो हमने बजट की करनी थी, लेकिन इस पस मंज़र के बजट के पस मंज़र के अंदर हुकूमत जो है वो डॉलर को शुत्र बेमहार छोड़ दे, ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बरह रास्त डॉलर की कदर बढ़ने के असरात मुरतब होते हैं। जब मैंने बहुत पहले लोगों को टेलीविज़न के ऊपर बोला कि डॉलर की कदर बढ़ेगी, तो लोगों ने कहा नहीं जनाब, ऐसे कैसे हो सकता है, फ़लाँ 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 बात। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आज एक मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि डॉलर की कदर बढ़ेगी। आज डॉलर की कदर बढ़ गई है, लोग देख रहे हैं, सब लोग तमाशाई बने हुए हैं और हर आदमी जो है इसके बारे में अपने हिसाब से क्या साराई कर रहा है। हुकूमत कह रही है कि हमें टीवी से पता लग रहा है कि डॉलर की कदर बढ़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जो कि हमारे मुशीर ख़जाना हैं, कराची तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ वही जो एक माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे यहाँ जो एक अशराफिया का तबका है, जिन्हें कभी कभार मैं एक और लफ्ज़ से भी जो वो एड्रेस करता हूँ, उनके सामने बैठकर उन्होंने स्पीच की। साथ में बाकर साहब को भी लेकर आए जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, और इन लोगों ने अपने ही मिजाज से अशराफिया से गुफ्तगू की, जिन्होंने तालियाँ बजा बजा के चाय और पापों की साथ जो है वो इंजॉय की उनकी कॉन्वर्सेशन, जिस कॉन्वर्सेशन का कुछ हासिल नहीं था। 5 स्टार होटल के अंदर चाय पापे और अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो अपने घर, हम अपने घर, डॉलर अपने घर, पाक रुपी अपने घर, और उसके बाद ये तमाशे जारी रहेंगे। और उसके बाद अवाम का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ओह द टी वाज फैंटास्टिक। तो अभिनंदन वाली बातें कर कर हमारी अवाम वापस आ गए, हमारे अशराफिया वापस आ गए, फेसबुक के ऊपर तस्वीरें बनाते रहे और अपनी सेल्फियां खींचते रहे और किसी ने वो बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब अभी ये बात जरूर सुन रहे होंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम सेक्रेटेरिएट्स में और इस्लामाबाद के पड़ोसी शहर में भी प्रोग्राम देखा जा रहा है और ऐवानों में भी प्रोग्राम देखा जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ई-कैप के, और मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर नादिया फारूक साहब, एक मईशतदान हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जफर पराचा साहब आपसे करता हूँ। बात यह कि मैं बड़ा परेशान हूँ, रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है डॉलर की कदर बढ़ गई, फिर हुकूमत जो है आएँ बाएँ शाएँ आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देती है। मुझे क्लियर करके बताएं। आप कल कह रहे थे, मैंने देखा एक निजी चैनल के ऊपर, आपने कहा जनाबे वाला ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। भाई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब आपको देना ज़रूर पड़ेगा। ये जाकर कहाँ रुकेगा ये हमें बताएं जी। शुक्रिया आपका जनाब। बात यह है कि जो डॉलर का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, इसके लिए तो हम भी परेशान हैं और पूरा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ये डॉलर सिर्फ एक कोई इशराफिया का या किसी महदूद तबके का मसला नहीं है। ये आपके पाकिस्तान में जिस्म में खून की तरह है। अगर आपका डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ पे डबल इम्पैक्ट आता है। सही। यानी कि आपके अगर 10% डॉलर बढ़ गया तो उसी हिसाब से उस पर ड्यूटीज़ बढ़ गई, उसी हिसाब से उस पर पेट्रोल बढ़ गया, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बढ़ गई, क्योंकि हम प्योरली इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क हैं। एक्सपोर्ट तो हमारी पहले भी कम थी और कम होती जा रही है। तो मेरा आपके ज़रिए गुजारिश ये हुकूमत से और गवर्नर स्टेट बैंक से कहना है कि खुदारा आप डॉलर को बैंकों के डीलर्स के ऊपर ना छोड़ें। इस वक्त अभी खबर आई है कि डॉलर इस वक्त 156 और 57 रुपए पे इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है। भाई अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि आप लोगों का कारोबार चमक रहा है इससे, ये डॉलर की कदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा कारोबार नहीं चमक रहा, हम लोग खुद परेशान हैं। कोई हम डॉलर होल्ड नहीं कर सकते। हमारे पे भी स्टेट बैंक के SECP के कवायद ज़वाबित लागू होते हैं और हम एक हद से ज़्यादा डॉलर नहीं रख सकते। हम किसी को मना नहीं करते। जब हमारे पास कोई डॉलर देने आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे। हम जब लोगों जफर साहब, आपका कारोबार नहीं चमक रहा, इम्पोर्टर का कारोबार नहीं चमक रहा, बिजनेस हुकूमत की जानिब से अगर देखा जाए बिजनेस को भी कोई खास मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने खुद बताया कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चली जाएगी, तो फिर किसका कारोबार चमक रहा है? एक्सपोर्टर का।
सर एक्सपोर्टर का भी जो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन है, एक्सपोर्टर भी कोई खुश नहीं है इस वक्त तक, क्योंकि उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो वो क्या करेगा आपका एक्सपोर्टर इंडस्ट्रियलिस्ट? जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, compete नहीं कर पाएगा, वक्त के ऊपर अपने जो सौदे हैं वो उनके वादे जो किसने किए हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। इस वक्त जो मेन चेक करना वाला मसला है, जो आपके जो बैंक्स की ट्रेजरीज हैं, आप देखें 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए अचानक बढ़ जाते हैं। आप हर जगह तो इंक्वायरी बिठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप नैब में इंक्वायरी भेजें। आज इंटरबैंक का रेट ओपन मार्केट से ज्यादा है। एम आई करेक्ट? आई हैव हर्ड, आई मे बी रॉन्ग, बट बिल्कुल सही बात है। इस वक्त 155 रुपए ओपन मार्केट है और इंटरबैंक 157 रुपए है। आप जुल्म तो देखिए। तो फिर दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है। अब हम जाते हैं जनाब डॉक्टर नादिया फारूक साहबा, डॉक्टर नादिया फारूक साहबा की तरफ जाता हूं, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर नादिया फारूक साहबा, बात यह है कि आप मईशत को बड़ी गहरी निगाह से देखती होंगी। इस वक्त आप जानती हैं कि हुकूमत बहुत सारे ऐसे इकदाम लेना चाह रही है ज़ाहिरी तौर पर, जिससे वो आवाम को किसी न किसी तरह से ये तासुर दे कि बजट पीपल फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली है, नेशन फ्रेंडली है। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इस बजट के बारे में, और खुल के अपनी राय दीजिएगा थोड़ा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूँ और मेरी एक वही राय है जो एक आम आदमी की होनी चाहिए, और जो फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद के ऊपर ही मैं बात करूँगी। मेरे हिसाब में जो बजट आया है वो वही आया है जो आना चाहिए था। अच्छा। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहती 60 से 70 साल का एनालिसिस करने के लिए, लेकिन पिछले 10 सालों में जब हमारा टोटली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसके अंदर हमें बहुत सारे स्टेप्स ले लेने चाहिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से जुदा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल पैरेलल दोनों साथ चलती हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकली लोगों को खुश करने के फ़ैसले लेते हैं तो उसमें हम बहुत सा नुकसान कर पाते हैं। इकोनॉमी को चलाना जो है, इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं लोगों के लिए ही पॉलिटिक्स की जाती है जो इनको वोट दे के ऊपर लेकर भी आते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस को। लेकिन कुछ सख्त फैसले जो कि बेस्ड होते हैं इकनॉमिक्स की थेरी पे और जो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी तजर्बात हो चुके होते हैं, उनकी नज़र में रखते हुए अपने कंट्री के, अपने मुल्क के डायनामिक्स के हिसाब से पॉलिसीज़ फॉर्म करनी चाहिए। जहाँ ताल्लुक इस बजट की जहाँ तक बात है, उसमें ठीक है, एक तरफ आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा प्रेशर आया है, इसमें कोई शक नहीं है। डेली इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं टैक्स लगने की वजह से। मिनिमम वेज ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसका इस तरह से वो उसको केटर नहीं करेगी, क्योंकि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी है और आगे बढ़ता भी चला जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की फोरकास्ट तो है कि वो सिंगल डिजिट रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब में ये बहुत बढ़ेगा। हमें तनख्वाहों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा ऑलरेडी रिकरेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लास्ट पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था उसमें मैक्सिमम 50% के दरमियान तनख्वाहें लोगों की बग़ैर ट्रेनिंग, बग़ैर स्किल डेवलपमेंट बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से आज तक हम उसका जो बर्डन है वो देख रहे हैं। आप हर शोबे में देखें रिकरेंट एक्सपेंडिचर, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन है, चाहे मिनिस्ट्रीज़ हैं, कहीं भी आप देख लें रिकरेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बस से बाहर होता नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे, हमारा जो असल इशू है वो फिस्कल डेफिसिट और उसके साथ ही लिंक्ड फिर करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस बजट में कोशिश ये की गई है और कहा यह गया है कि हमने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है। तो जब आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आपका एक्सचेंज रेट जो है उसका कंपेटिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आम ज़बान में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी सालों से हमारा वो पैक्ड रहा, वो उसको फिक्स करके रखा गया, जिसकी वजह से दुनिया में हम कंपेटिटिव रहे ही नहीं। इसी वजह से आज हम ये कहते हैं कि जब एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। नंबर एक, पहली बात, जब एक्सचेंज रेट ड्रॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट आने में लगभग 1 साल मुकम्मल होना होता है, तब जाके उसका इम्पैक्ट आने लगता है। ये ऐसे नहीं है कि सुबह चेंज हुआ और शाम को इम्पैक्ट आ गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी तरफ गवर्नमेंट को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके जितने इंडिकेटर्स हैं, जब तक उनको टैकल नहीं करेंगे, बिजनेस जनरेट नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा, तो जो इकोनॉमिक्स की डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छी बात की। जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बात की। मैं चंद नुकात के ऊपर आपसे कुछ वजाहतें चाहूँगा। सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के जो इन्फ्लेशन फिगर्स होते हैं बिल्कुल बोगस होते हैं, और मेरे ख्याल से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में को आखिरत में बड़ा मुश्किल किस्म का सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इनकी बड़ी पूछ होगी
अगर दुनिया में ना भी हो आखिरत में होगी। तो ये बताएं कि ये जो रियल आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर टर्म रियल बार बार यूज़ होती है, तो ये रियल टर्म हर जगह पर गलत है, चाहे वो रियल जीडीपी हो, रियल इंटरेस्ट रेट हो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो, जहां पर भी आप इसको देखेंगी तो मेरे ख्याल से जहां बोगस फिगर्स आ रहे हैं वहां उसकी क्लैरिटी देना जरूरी है कि ये कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइम है। आप फील करती हैं कि इस इंटेलेक्चुअल क्राइम के लिए भी कुछ सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से 101% इत्तेफाक करती हूँ कि डेटा के अंदर फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। हम जब डेटा को प्लॉट करते हैं तो उसी में पता चल जाता है कि डेटा के अंदर फ्लॉज हैं। एक तो वो थ्योरी को नहीं मैच करता, चलें ठीक है नहीं करता, हर कंट्री में हर थ्योरी नहीं भी चल रही होती है, वो बात मानने की है, लेकिन एक आपकी एक एनालिटिकल व्यू होता है, एनालिटिकल एनालिसिस होता है, उसमें जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें खुद ब खुद बहुत आसानी से एक आम बंदे को भी जब वो डेटा को प्लॉट करे तो पता चल जाता है कि फ्लॉज हैं। हैविंग सेड ऑल, लेकिन आपको ये भी मैं बताऊं कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, तो हमें कहीं ना कहीं से तो उसको शुरू करना ही होता है, कहीं ना कहीं पे तो अपना एनालिसिस देना ही होता है। तो जो इन हैंड हमारे है, ठीक है, हमने फिर उसी को फोकस करना है और उसी की बेस पे अपना एनालिसिस भी जनरेट करना है। जी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, अच्छा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, आई वुड पार्शियली have to agree with you on the academic scale, however in reality इस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का दोबारा से ज़फ़र पराचा साहब आपके साथ लाऊं। आप कुछ कह रहे थे, माजरत, आप कुछ इजाफा कुछ करना चाह रहे थे बीच में? नहीं, या मुझे ऐसा मैं जनाब ये कहना चाह रहा था कि जो डॉलर को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना चाहिए बैंकर्स के हाथ के ऊपर जी, क्योंकि बैंक और स्टेट बैंक का चोली दामन का साथ है। जी जी, आज वो बैंकर है, कल स्टेट बैंक में चला जाता है, हैंड इन ग्लव है जी, कल आज स्टेट बैंक में है, कल बैंक में आ जाता है, जैसे वकला और जज साहब का कार्टेल है। तो भले कोई नाराज हो, थोड़ा कोई बात नहीं, तो इस तरह ये इनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए बैंकर्स को कि वो डॉलर के साथ या हमारी इकोनॉमी के साथ इस तरह प्ले करें। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो आज डिवैल्यूएशन होगी, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि उसका एक साल के बाद इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स प्रे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी आप देख रहे थे इमरान खान साहब SCO के इजलास से खिताब कर रहे थे और ख़ास तौर पे पाक चीन राहदारी मंसूबे के मुतालिक उन्होंने जिक्र किया। उसका जो दूसरा स्टेज वो स्टार्ट हो चुका है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत तलब बात है। इमरान खान साहब अभी भी उसे परसू कर रहे हैं। हुकूमत PTI की इस बारे में मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ, इमरान खान साहब को सलूट भी करता हूँ। पिछली हुकूमत के अंदर एहसन इकबाल साहब और दीगर अरस्तू, अफलातून और सुकरात, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान की सालमियत का काफ़ी हद तक जो है वो, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड्स, खैर एनीवे, इमरान खान साहब को मैं इस बारे में सलूट करता हूं कि उन्होंने CPEC माहदे को शफाफ बनाने और उसको मौसर बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए। तो वो अगर उन तक ये बात पहुँचे तो ये एक अच्छी चीज़ है। ताम बजट सही नहीं बना, बजट बहुत गलत बना है और डॉलर की कदर को कम करना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले ज़फ़र पराचा साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी। ज़फ़र पराचा साहब, एक और बात भी, हमारे मुल्क सरमायाकारी के शोबे में और डॉलर की ख़रीदो फरोख्त और उसकी तरसील में करप्ट अफराद का भी बड़ा हाथ होता है। आजकल हुकूमत ने सियासी तौर पे करप्ट लोगों को पकड़ने का इरादा कर लिया है। आप अपनी इस बारे में भी राय दें कि इस मुल्क के अंदर करप्शन कितना बड़ा मसला है। एक दफ़ा माजी में आपने कहा था करप्शन सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का, ये कहा था ना आपने? जी बिल्कुल जी, तो इस पर थोड़ी वजाहत कर दें, फिर मैं डॉक्टर नादिया की जानिब। मैंने आपसे बिल्कुल कहा था कि करप्शन ही हमारा मसला है और हमारा कोई मसला नहीं है। अगर हम करप्शन ख़त्म कर लें तो हमें कर्जे ना लेने पड़ें, और अगर हम करप्शन ख़त्म कर दें तो हमारा मुल्क बिल्कुल सही ट्रैक पे जाएगा, टैक्सेस भी आएंगे। ख़ास तौर पर टैक्सेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को यकीन नहीं है कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा इसका इस्तेमाल सही होगा। तो सही क्या, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। 80% करप्शन की नज़र हो जाता है हमारे टैक्सेस जो भी कलेक्ट होते हैं जी। और जो हम बैरूनी कर्जे लेते हैं उसमें भी 80% करप्शन की नज़र हो जाता है। अगर 50% भी लग जाए तो हमारे मुल्क की हालत बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं इमरान खान साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जान भी चली जाए
करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जी आपने सही कहा, लेकिन मुझको कोई करप्शन के लिए अमली इक़दामात होते नज़र नहीं आ रहे। ये आपका ख्याल है अभी? जी ये मेरा ख्याल है। बज़ाहिर इमरान साहब की बात बहुत अच्छी है और वो अपनी जगह ठीक भी हैं, लेकिन उनकी जो टीम है और उनके जो लोग हैं वो भी नैब ज़दगान हैं या नैब के रडार में हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगा जो नैब की तफ्तीश में सरकारी अफसरान, सियासतदान या हुक्मरान जो भी हों, उनको उनकी सीट्स पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान का कानून भी कहता है कि जो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर इंक्वायरी हों तो उनको अपनी सीट पे नहीं रहना चाहिए, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बड़ी आम बात आपने की है। मैं नईमुल हक साहब सुन रहे होंगे इस वक्त इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी के अंदर। नईमुल हक साहब बहुत सारे मामलात को देख रहे होते हैं, तो नईमुल हक साहब आप अगर ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बराह रास्त बात कर देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है इस मुल्क के अंदर काम कौन चला रहा होता है। पहले मैं बताता था नून लीग के दौर में आसिफ किरमानी साहब चला रहे हैं काम, अभी मुझे पता है नईमुल हक साहब चला रहे हैं। तो डॉक्टर नादिया फारूक साहिबा, अब मैं आपकी जानिब आऊँगा। बात यह कि करप्शन का मौजू ऐसा है, क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल करप्शन कम कर देने या उसको काबू में लाकर कम से कम हद पर रखने से हो सकता है, या पाकिस्तान का मसला करप्शन से कहीं ज़्यादा बढ़ के? देखिए, बात यह है कि अगर हम आज जो उभरती हुई मैशियत जो इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में, जो मुल्क ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनको इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को देखें और डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें और उनका पैटर्न अगर हम देखें तो वो यही रहा है कि उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश की। रहा करप्शन इट्सेल्फ का ताल्लुक, तो वो दुनिया के हर मुल्क में हर जगह है, कम है ज़्यादा है, लेकिन कानून बहुत सख्त है। जब वो चीज़ पकड़ में आ जाती है तो उस पर फिर सख्त से सख्त और कड़ी सज़ा होती है, जो कि इबरत का निशान बनती है और बाकी लोग फिर उससे डर जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ पे वजाहत चाहिए, एज एन एकेडमिक एक चीज़ पर मुझे वजाहत चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा तो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका ये पर्सपेक्टिव गलत है, तो इसके लिए मवाद भी होना चाहिए। इसके बारे में भी अपनी राय दें। देखिए, मेरी एक बात सुने, हम पिछले 60-70 सालों से एक सिस्टम डेवलप कर चुके हैं, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर जगह पे लूप होल्स होते हैं, हर एक को पता होता है, कुछ दे दिला के, कुछ करप्शन करके हमारे काम निकल जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमेशा जब ग्राफ चलता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ज़रूर हमारी इकॉनमी में स्लो डाउन आएगा, लोग डरेंगे ज़रूर, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो ज़र वाले लोग हैं, उनकी क्योंकि पिछले कई दिहाइयों से उनकी एक प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए एंटी करप्शन, तो इंशाल्लाह इसके इम्पैक्ट्स आएंगे और जितना पिछला रिमेनिंग लॉस होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हम सोशली मॉरली एज ए नेशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ये इमरान खान साहब लेना चाहते हैं और अल्लाह इनको मज़ीद हिम्मत और ताकत दे कि ये इसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, तो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। एक और बात आपने खुद ही अभी कही, सी पैक, क्योंकि मैंने सी पैक को काफ़ी करीब से देखा है, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले दौर में। 2013 से जब से इंसेप्शन हुई है सी पैक की, तो कोई भी ऐसा हमारे पास प्रपोजल, कोई भी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों मुल्कों के माबैन, वो उसकी किसी को भी एक्सेस नहीं दी गई कि हम उस पर कोई एनालिसिस कर सकें कि आया किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। बड़ी बेसिक चीज़ है कि जब हम चाइना से लोन ले रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमें यही नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम कि उसके ऊपर क्या हमने साइन अश्योर की अमाउंट भी देनी है, क्योंकि ये G2G प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर। जब गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज़ देती है तो उसके ऊपर साइन अश्योर की या इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत रह जाती है। ये सवाल आज तक मेरे जहन में है, मगर मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल सका, क्योंकि अगर हम साइन अश्योर भी ऐड करें, उसके ऊपर लाइबोर भी ऐड करें, तो ये बात कहीं से कहीं निकल जाती है। लेकिन सबसे पहली और बुनियादी बात है कि जब एक प्रोजेक्ट जो है वो दो गवर्नमेंट के दरमियान हो रहा है, गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी कर रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। लेकिन जब तक हमें एग्रीमेंट नहीं नज़र आएगा, हम कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर नादिया फारूक साहिबा, इसके ऊपर ये तो एग्रीमेंट आप हुआ अल्लाह है। का शुक्र अदा करें कि अभी आपको मौका मिल रहा है इस पर बात करने का, और आप सीपैक के मुतालिक बात कर रही हैं, क्योंकि 26 नवंबर 2016 से पहले हालात कुछ और थे। अगर हम इसके मुतालिक बात करते तो इस मुल्क के अंदर एक तूफ़ान बरपा हो जाता कि जी हमने मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात कर दी। सबसे बड़ा ड्रामा इस मुल्क के अंदर खेला गया है, सबसे बड़ी ब्लफ खेली गई है। सीपैक के मंसूबों के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, और जब भी हमने सवाल पूछा
तो आगे से डिस्को डांस करके हमें बताया गया पाक चीन दोस्ती, शू शां पू पा टू टा, और हमें जवाब नहीं दिया गया सवाल का। ये सब ड्रामा इसलिए खेला गया क्योंकि उस वक्त की हुकूमत किसी और का सहारा लेकर हमें यह बताना चाह रही थी कि सी पैक शजर ममनू है, इसके मुतालिक कोई बात ना करें, कोई सवाल ना करें, क्योंकि सी पैक के बारे में जिसने भी सवाल कर लिया मुल्क का दुश्मन है। शुक्र है, मैं सलूट करता हूं इमरान खान को कि इसकी गवर्नमेंट में आने के बाद अब हम कम से कम ये सवाल तो पूछ सकते हैं कि हमारे मुल्क की सालमियत का सौदा कितने में हुआ, हमारी हाईवेज, हमारे एयरपोर्ट जो हैं वो दूसरों को किस तरह से रहन करवाए गए, ये हम पूछ सकते हैं। और शुक्र है वो काम भी कर रहा है। मैं इस मामले में इमरान खान को सलूट करता हूं। बाकी उसकी टीम निकम्मी होगी, लेकिन कम से कम उसका अपना इस हिसाब से किरदार साफ है। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सी पैक के हवाले से आपकी बात को मैं बिल्कुल 100% सही कहूँगा कि सिक्योरिटी रिस्क बना दिया गया था इस पे बात करना। चाइना ठीक है हमारा दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं आया है। हमने अपना मुल्क, जिसके लिए रशिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया किए, बहुत बड़ी जंग लड़ी, हमने चाइना को प्लेट में रख के अपना मुल्क दे दिया। हमें उससे बज़ाहिर मुझे नहीं कुछ फ़ायदा नज़र आता, सिवाय इसके कि हम उनके गाड़ियों के टायरों के पंक्चर लगाएंगे। बाकी लेबर भी उनकी, पैसे भी उनके, हर चीज़ उनकी, और हम उनके लिए सड़क भी वो खुद बना रहे हैं, हर कुछ सब कुछ कर रहे हैं। हमारे नाम में वो कर्जा लिख रहे हैं और उसके साथ सूद लिख रहे हैं। तो मुझे इस सी पैक प्रोजेक्ट से फ़िलहाल कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि चाइना, अगर हम सी पैक में और दूसरे लोगों को शामिल कर रहे हैं तो उससे चाइना नाराज़ हो रहा है हमसे। जबकि इसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट भी आना चाहती है, फॉर ईस्ट भी आना चाहता है, मिडल ईस्ट भी आना चाहता है। ये हमारे पास ऐसी जोग्राफियाई तौर पे हमारा पाकिस्तान गवादर की सिचुएशन है कि हमको चाहिए इसको ओपन करें सबके लिए। और उनसे ये कहें, अगर हमने उनको किराए पे भी दे दी अगर अपना गवादर पोर्ट, तो कम से कम उससे किराया तो उनसे क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहा है, सादे अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं पता हमको। ये डॉक्टर नादिया फारूक साहिबा, इसकी ट्रांसपेरेंसी के मुतालिक, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपने काफ़ी मुताला किया है, अच्छा ये मुझे बताइएगा ज़रा एक वजाहत से, ये हमारी जीडीपी की तरफ कितनी कंट्रीब्यूशन कर रही है या कर रही होगी? क्योंकि अभी तक इस बारे में भी कोई स्टेट्स नहीं है, सिर्फ शोर शराबा है, लेकिन हमें क्लैरिटी से नहीं बताया गया कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी, मतलब बॉल पार्क फिगर, या कोई अगर आपके जहन में कोई इसका तस्वीर, कोई चीज़ मौजूद हो। जी, मैं सबसे पहले एक पराचा साहब ने जो बात रेज़ की है, वो बहुत से पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके जहन में है कि चीनी यहाँ आ रहे हैं, आ चुके भी हैं और आ रहे भी हैं, और वो हमारी जॉब्स ले लेंगे हमसे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास हर चीज़, जो जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है, हमारे पास क्लियरली हर चीज़ डिफाइंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, आपको उसमें साफ पता चल जाएगा, वहाँ पे इजीली गिवन है, लिखा हुआ है कि जब भी कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा तो उसमें जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स और जो फॉरेनर इंजीनियर्स हैं उनकी रेशो कितनी होगी। गालिबन वो कोई 70-30 या 60-40 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसकी रेशो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, यानी 60% या 70% हमारे इंजीनियर्स होंगे और 30 या 40% फॉरेन बाहर के होंगे। इसी तरह हर शोबे की, तकरीबन हर शोबे की जो लेबर रेशो है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। बात आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की। जब तक हमारे पास प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो साइन हुए हैं, वो ओपन नहीं होंगे, उसके अंदर ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी गिवन होती हैं, उसमें लिखी होती हैं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है गवादर का, बलूचिस्तान की वो जो साहिली पट्टी है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट शुरू हुए, ठीक है, उसमें वहाँ पर लोकल ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमें टॉप मैनेजमेंट के लिए शायद ना मिले, उसमें चाइनीज़ जो हैं वो उनको अपनी टॉप मैनेजमेंट लानी पड़े, या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी लोगों को लाना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब सवालात हैं, इन सब के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी प्लान चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रॉन्ग निगोसिएशंस हों। ये नहीं होना चाहिए कि जब चीनी आए अपना वफ्द लेकर, और उनके वफ्द के अंदर आर्किटेक्ट भी मौजूद है, लॉ का भी मौजूद है, कम्युनिकेशन ऑफिसर भी मौजूद है, कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, और हमारी तरफ से कोई एक पॉलिटिकल शख्सियत बैठी हैं या कोई एक मिनिस्ट्री के साहब या साहिबा बैठी हैं, और साइन हो गया। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे मुल्क के अंदर ओपन नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम है टैलेंट का फुकदान, दूसरा है मेरिट का फुकदान। सबसे पहले तो हमारे यहाँ माजरत के साथ ये है कि टैलेंट थोड़ा कम होता है। दूसरा इशू ये हमारा आ जाता है कि हमारे पास मेरिट नहीं है, तो वो यही चाचे, मामे, ताए, फुफ्फे, खाले, खाला और खालू, इस तरह के लोग, समधी, दामाद, ये हमारे मुल्क के अंदर हमारा निज़ाम यही चला रहे हैं। और नहीं तो बेस्ट फ्रेंड, अब नया चक्कर आ गया, जिनके बहन भाई खाला खालू से नाराज़गी है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पार्टी, मतलब
खैर रहने दें इस बात को। अब जफर पराजो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बात पे कहना चाह रहे हैं, फ्रेंड वगैरह नहीं? अच्छा जी, कुछ और सी पैक पे कहना चाहूँगा जी, कहें कि सी पैक का जो हमने अपना इतना ना कहें। इमरान खान साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर कहेंगे देखो मेरा सारा मामला खराब कर रहे हैं ये। मैं कोशिश करूंगा कि मुल्क के फ़ायदे की बात करूं, भले कोई नाराज़ होता हो जाए। बात यह है कि ये सी पैक के हवाले से जो आपको कर्जे वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जिसके ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक एंड US एंड अदर गवर्नमेंट्स की भी रिजर्वेशन है कि जनाब आपने हमको ये नहीं दिखाए, तो ये सारी सख्ती आपको इस वजह से भी आ रही है। और दूसरा आपने कहा कि हमारे यहाँ के जी काबिलियत नहीं है, मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ काबिलियत है, लेकिन मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है। या ये मैं असल बात ये कहना चाहूँगा कि जो उनकी नीयत है वो ठीक नहीं है, बददियानती पे होता है सारा काम, लाजमी निशान खड़ा कर दिया जी। जो अगर आपकी कोई पॉलिसीज बनती हैं उसमें एक ऐसी जगह छोड़ दी जाती है जिसमें आपकी करप्शन आप कर सके, और जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम अकल की बात है। मेरे पास आज वक्त मुख्तसर था जफर पराजा साहब, इस मौजू के ऊपर तो बाकायदा मुफस्सिल प्रोग्राम करना पड़ेगा ये जो, क्योंकि आपने नीयत की बात कर दी, लेकिन नीयत तो हर शख्स के दिल में होती है, अब उसको कैसे कुरेद के निकालें इसके बारे में हम बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।